Hello students, I am Vivek Wankade and we are studying macroeconomics at economics classroom style. स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकेंड वीडियो है जो हमारा इनकम डिटर्मिनेशन वाला यूनिट स्टार्ट किया हमने. लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड देखा था. इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिट, तो प्लीज इसको जरा ध्यान से सुने. स्टार्टिंग की वीडियो को ध्यान से सुनने का फायदा होता है, चैप्टर का बेस क्लियर हो जाता है. ओके, सो एग्रीगेट सप्लाई. अब एग्रीगेट की बात हम पहले कर चुके हैं कि एग्रीगेट मींस सब कुछ इंक्लूडिंग एवरीथिंग. जब सप्लाई की बात आती है तो आपका दिमाग सोचता है सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कोई कंज्यूमर नहीं करता, सप्लाई प्रोड्यूसर करता है. तो ये एग्रीगेट सप्लाई अब सप्लायर के एंगल से देख. मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. ऑल द प्रोड्यूसर्स, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर सारे के सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी मनी वैल्यू. सो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स आर रेडी टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सप्लाई करने को तैयार है उनकी मनी वैल्यू को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई. ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. देन वी से स्वच्छ भारत का इरादा. मैं आता हूं. ओके, स्वच्छ भारत का काम कंप्लीट हो गया. आई होप आप लोग भी कचरा डाल के आ गए होंगे. नाउ कमिंग बैक टू दिस, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन हमने देख ली. अब देखें एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम. ऐसा क्यों कहा गया, या फिर सप्लाई को इनकम के बराबर क्यों रखा जाता है? बहुत इजी लॉजिक है, ध्यान से सुनो. जब भी कभी प्रोड्यूसर्स कोई प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया. वेरी इजी एग्जाम्पल, 100 रुपीज का प्रोडक्शन. 100 रुपीज के प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट बना दैट इज 100 रुपीज का प्रोडक्ट. मार्केट में ये प्रोडक्ट गया 100 रुपीज में आपने सेल कर दिया. कंपनी के पास 100 रुपीज आ गए. इसका क्या करेगी कंपनी? 100 रुपीज में से जो रेंट देना है रेंट दे देगी, वेजेस देने हैं वेजेस दे देगी, इंटरेस्ट यदि किसी से पैसे उधार लिए हैं तो उनको इंटरेस्ट पे करेगी, और बाकी जिसकी कंपनी है वो प्रॉफिट रखेगी. ये जितना भी पेमेंट है इसी को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जिनका की पेमेंट किया गया ये फैक्टर इनकम्स है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो पेमेंट कर दिया जाता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने वाले लोग दे आर हाउस होल्ड्स. मतलब ये जो पैसा है इसके पास दिया हाउस होल्ड के पास. तो 100 रुपीज जिसका की प्रोडक्शन हुआ था, 100 रुपीज की इनकम हुई हाउस होल्ड्स की. तो जो सभी हाउस होल्ड्स की इनकम है दैट इज नेशनल इनकम, राइट? So that is why it is said that कि aggregate supply is equal to national income. इजी था. एक बार और सोचो, सप्लाई किया है, कोई प्रोड्यूसर है, उसने कोई प्रोडक्शन किया, पैसे कमाए, पैसे कमा के वो लोगों को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिनकी मदद से उसने वो काम क्रिएट किया है, जिनकी मदद से उसने वो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट किए हैं, वो उन्हीं को तो पे बैक करेगा. जब वो उनको पे बैक करेगा तो वो उनकी इनकम होगी. जितने का प्रोडक्शन उतने की सैलरीज, जितने की सैलरीज नेशनल इनकम. अभी आप देखो कई सारा ऐसा होता है कि यदि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो फिर सैलरी का ही, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सैलरी का ही, सैलरी नहीं हुई तो इनकम नहीं. सो इट इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग एवरीबॉडी. ओके, सो यदि मान लो ऐसा है कि सैलरी वेजेस नहीं दिए गए, रेंट नहीं दिए गए, सारा प्रॉफिट ही रख लिया उन्होंने, प्रॉफिट सारा समझ के रख लिया, तो भी वो गया तो इनकम के फॉर्म में ही. तो किसी एक की भी हुई यदि वो इनकम तो नेशन की है. नेशन में तो सभी की काउंट होगी. तो मेरी 0 होगी, आपकी 100 होगी, तो 100 ही काउंट हो जाएगी वहां. मतलब नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली द पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज डन. तो ये जो प्रोडक्शन के पेमेंट्स हैं वो किए जाते हैं, वही लोगों की इनकम है. दैट इज व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल. तो ये बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई कि एग्रीगेट सप्लाई का जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज वो मनी वैल्यू है और मनी वैल्यू इनकम के टर्म्स में रेप्लिकेट हो जाएगी. Very clear? Aggregate supply is equal to national. Now coming back. Since we know that the aggregate supply is equal to national income, then we are very much sure that now what you will be doing of your income. Just imagine
If you get an income, say of 100 rupees, what we are going to do of that income? Of that 100 rupees, something will be consumed, some other thing will be saved. Just a minute. पता नहीं लोग गाना बजाने लग जाते हैं. Okay, fine. So aggregate supply is equal to income. And income का क्या करेंगे? या तो मैं कंजम्पशन करूंगा या तो सेव कर लूंगा. Only two things I can do. Okay? Either I will consume or I will save it. So income का तो मैं यही चीज कर सकता हूँ. Then consumption plus saving is equal to income. That we know. इनकम का क्या करोगे? इनकम आइदर यू आर गोइंग टू कंज्यूम और यू आर गोइंग टू सेव. या तो आप सेव करोगे या तो आप कंज्यूम करोगे. तो जब आप सेव या कंज्यूम करोगे, दैट सेविंग एंड कंजम्पशन, इट इज C plus S. ओके, इनकम इज इक्वल टू C plus S. फिर नाउ C plus S इज दिस टाइप. अब यहाँ पे हमने देखो एक शेड्यूल बना रखा है. मैंने कहा था आपको टेबुलर फॉर्म में जो प्रेजेंटेशन होता है दैट इज शेड्यूल. सो ये शेड्यूल है, इसको मैंने नीचे इसलिए छोड़ के रखा है क्योंकि आगे चलता जाएगा, इसकी कोई लिमिट है नहीं, ये बढ़ता जाएगा. ओके, और यहाँ पे हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना. तो अब हम यहां से देखेंगे कि इनकम का ग्राफ बनेगा कैसे. ओके, या एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ बनेगा कैसे. सो वी आर गोइंग टू सी कि एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ कैसा होगा. हमने देखा इनकम से 0, 100, 200, 300 इनकम बढ़ती जा रही है. 100, 100 से हमने मान लिया एक एक्स एक्सिस पे वी हैव प्लॉटेड इनकम. सो यहाँ पे बढ़ती जा रही है. देन वी अज्यूम फ्यू वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन की कुछ, क्योंकि कहीं से स्टार्ट करना है तो एक वैल्यू तो हमने अज्यूम कर ली. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन. सो दिस इज 40, 100 पे 120, दिस इज दिस. ओके, नाउ आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था दैट व्हेनेवर इनकम इज जीरो बट स्टिल वी हैव टू कंज्यूम सर्टेन अमाउंट. कुछ तो कंजम्पशन होगा फॉर बेसिक नीड्स वेदर योर इनकम में बी जीरो. तो जो इनकम के जीरो होने पे जो कंजम्पशन होता है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू यहां पे क्या होगी? ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू हो गई 40. क्यों हो गई? क्योंकि इनकम जीरो है तो वैल्यू 40 होगी. देन ये जो 40 आपने वैल्यू निकाली, ये आपको अपनी पुरानी सेविंग में से निकालनी पड़ी होगी, क्योंकि हमने देखा था कि यदि आपने नया इनकम कुछ नहीं किया है तो आप पुराने में से ही तो निकालोगे. सो ये 40 का इट इज -40. इस 40 का ये -40 हो गया यहाँ. ठीक, क्यों हो गया -40? क्योंकि ये जो 40 आपने कंज्यूम किया है वो इनकम से तो आया नहीं, मतलब ये पुराना कोई पैसा आपने निकाला है. तो दैट इज -40. फिर अब C plus S 40 प्लस -40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. क्या है? 40 प्लस -40. जिनको मैथ से थोड़ा भी कैलकुलेशन का इशू लगता है लिख लेना, घबराना नहीं. ओके, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. ये +40 -40 कैंसिल, ये हो जाएगा 0. 40 - 40 0. तो एग्रीगेट सप्लाई का जिसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है उसकी पहली वैल्यू हमको मिल गई, दैट इज 0. ओके, अब अगला देखो. नाउ हियर कंजम्पशन इज 120. कंजम्पशन 120 है लेकिन इनकम 100 का है, मतलब आए 100 लेकिन खर्च 120 हो गए. सो इनकम 100 एंड एक्सपेंडिचर से कंजम्पशन इज 120. तो मतलब 20 रुपीज आपको सेविंग से देने पड़े होंगे. नहीं आया? आ गया ना? अरे भाई 100 रुपीज तो इसमें से जो है वो तो आप इनकम कर चुके हो, तो 100 हट गए. 20 रुपीज का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपने किया है वो आपको सेविंग में से लेना पड़ा होगा, दैट इज -20. अब सेविंग की वैल्यू -20 होगी. अगेन क्या होगा? C plus S 120 प्लस -20, इट इज 120 -20 दैट इज 100. तो हमको एग्रीगेट सप्लाई की दूसरी वैल्यू भी मिल गई, दैट इज इक्वल टू 100. ओके, कंजम्पशन प्लस सेविंग वो हमने देखा. फिर चलो हो गया ये. अब 200 इज कंजम्पशन, मतलब मैंने जो भी खर्च किया, जो भी कंज्यूम किया, दैट इज 200. इनकम कितनी है? 200. तो भाई यहां से इनकम में से यहां चला गया, मतलब सेविंग की जरूरत ही नहीं है. सेविंग में से कुछ भी पैसा निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने जितना कमाया उतना आपने कंज्यूम कर लिया. सो आई एम अर्निंग 15,000, आई एम स्पेंडिंग 15,000. सो ओके.
माई ऑल द नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, आई एम नॉट स्पेंडिंग एनी मनी एक्स्ट्रा। कई बार ऐसा होता है, देखो घर में जब बच्चे होते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज वगैरह पास करते हैं, तो पेरेंट्स उनको अभी तक पैसा देते हैं। एट अ पॉइंट कम्स व्हेन द पेरेंट विल से कि यार बेटा एक काम कर, तू तेरा तेरा खर्चा निकाल लेगा, मतलब मुझे कुछ मत दे बट तुझे मुझसे कुछ लेना भी ना पड़े, ऐसा कुछ कर। सो दिस इज अ सेटलमेंट वेयर जब हम कहते हैं कि जितना तेरा तेरा जो भी एक्सपेंडिचर है यू जस्ट अर्न दैट मच एटलीस्ट, ताकि मेरा बचे। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। सी अब यहां पे क्या होगा फिर अभी 200 प्लस 0, 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 200। तो हमको तीसरा पॉइंट भी 200, ठीक। अब अगला सी, कंजम्पशन इज 280, इनकम इज 300। अब मैंने आपसे कहा था कि इनकम का ग्रोथ का पेस और कंजम्पशन का ग्रोथ का पेस सेम नहीं होता। इनकम का ग्रोथ का पेस ज्यादा होता है, इनकम तेजी से बढ़ेगी, लेकिन पूरी की पूरी इनकम खर्च नहीं करनी, थोड़ा पैसा सेव भी करना है। बोलते ना घर में कि सेव करो बेटा, थोड़ा बचाओ बेटा, बचत करो बेटा। तो वो दिस सेविंग की हैबिट की वजह से इंडिया रिसेशंस को इजीली झेल जाता है। कई सारे रिसेशंस आए जिसमें अमेरिका वगैरह के बहुत सारे लोगों की जाने गई, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं गई, बिकॉज पीपल हैव अ हैबिट टू सेव। ओके, सो दे सेव। तो 300 आया है, इनकम हुई है, 280 कंज्यूम किया, तो कंज्यूम करके 280 किया, तो सेव कितना हो गया 20। भाई 300 में से 280 खर्च किए तो 20 ही तो बचे, 300 में से 280 कंज्यूम किया तो 20 बचा। 280 प्लस 20 C प्लस S इज इक्वल टू 300। तो हमको नेक्स्ट पॉइंट भी मिल एग्रीगेट। देखो इससे ये टेबल बनाई, नहीं समझ आया हो पीछे जाओ वापस से करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। बट देन द ओनली थिंग इज दैट कि दिस इनकम का कॉलम एंड दिस एग्रीगेट सप्लाई का कॉलम इज एग्जैक्टली द सेम। एवरी वैल्यू ऑफ द इनकम इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। इट विल बी इक्वल ऑलवेज। क्यों? क्योंकि whatever the income people have generated, they will either consume it, they will either save it, और जितने का होगा उतने का ही तो सप्लायर को मिलेगा, तो उतने का ही तो प्रोडक्शन उसने किया है ना, फिर तो उतनी जितनी इनकम उसने दी थी दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो दिस इनकम लाइन इज एग्जैक्टली इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। नाउ लेट अस सी, कंजम्पशन एंड सेविंग इस साइड पे प्लॉट कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पे इनकम है। जब हम कह रहे हैं कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक जैसा ही है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, इसका ग्राफ एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पे बनता है। 45 डिग्री से क्यों, 0 से 100 इनकम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100 होगा, 200 इनकम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी 200 होगा, 300 इनकम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी 300 होगा, और जब इनकम 0 होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0 ही होगा। तो ये चीज है कि भाई एग्रीगेट सप्लाई 0 है तो मतलब इनकम 0 है, प्रोड्यूसर्स ने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, कुछ सप्लाई ही नहीं किया, जब सप्लाई ही नहीं किया तो कोई इनकम नहीं बनी। ये ग्राफ इसीलिए 45 डिग्री पे होता है, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम they go hand in hand, then it is equal। हमने जो लास्ट वाले वीडियो में आप देखना, we made a income line, हमने एक इनकम की लाइन बनाई थी, that income line is nothing but aggregate supply की लाइन, it has to be equal। why it is equal we have seen multiple times that जितना भी पैसा प्रोडक्शन में गया है वो पैसा किसी न किसी की इनकम है, तो नेशन की तो इनकम हो गई, ओके, सप्लाई हो गया और नेशन की इनकम होगी, तो दोनों सेम। ओके, ये देख लो इनकम लाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये देख लिया आपने एग्रीगेट सप्लाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना 45 डिग्रीज का ये लाइन क्यों है, बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है, और जितनी इनकम होगी उतना ही कंजम्पशन हो जाए, मतलब एज इन कंजम्पशन और सेविंग, पर वो इक्वल होगा। तो ये यहां से जितना आगे जाएगा उतना ही ये भी आगे जाएगा, जितना ये आगे जाएगा उतना ये भी आगे जाएगा। तो जब बात आएगी पॉइंट्स की
तो इसका 100, इसका 100, इसका 200, इसका 200, इसका 300, इसका 300, ये जो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे ना, ये ऐसे ऐसे करके, ये उनके सबके, इसका इसको परपेंडिकुलर डालो, इसको परपेंडिकुलर डालो, इसको परपेंडिकुलर डालो, इसको परपेंडिकुलर, ये उनको 45 डिग्री पे क्रॉस करें। ये एक ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग है, बट उसकी आपको जरूरत नहीं है। यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन और सेविंग, इनकम का मैं करूंगा क्या, या तो आई विल कंज्यूम या तो आई विल सेव, तो जितना ये बढ़ रहा है उतना ही वो बढ़ रहा है, इसीलिए 45 डिग्री। ओके, सो 45 डिग्री की जो इनकम लाइन होती है दैट इज नथिंग बट एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अब हमको इनकम डिटर्मिनेशन के लिए दोनों ग्राफ को एक करते हैं। ओके, तो वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हमको अभी कंजम्पशन सेविंग फंक्शन और भी देखना है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा उसको अंडरस्टैंड करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट टिल देन यू कीप रीडिंग बुक्स, किताब रीड करना जरूरी है। वट एवर आई टीच हियर इट इज टू एक्सप्लेन और टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट रीडिंग बुक विल हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस whichever comes in the exam ना, जो भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 6 मार्क, तो आपको वो आंसर करने के लिए मैटर चाहिए होगा, एंड दैट मैटर गोज इनटू योर माइंड ओनली व्हेन यू रीड इट योरसेल्फ। ओके, सो कीप रीडिंग बुक एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स आल्सो। जो आपके जो क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप पैरेलली सॉल्व करो, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं सोचना कि यार वो तो बाद में करेंगे यार सॉल्व, वो तो अभी पढ़ा रहे हैं सर, अभी देख लेते हैं, नहीं, साथ साथ में देख लो। उससे क्या आपको पता रहेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, यदि नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में डालो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू।